नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे पूर्व परीक्षा में आए हुए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। लगभग 100 प्लस प्रश्नों को आज की क्लास में हम करने की कोशिश करेंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। और अभी हाल ही में परीक्षाएं जो होने वाली है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? देवनागरी लिपि पूछी हुई है कि वो किस लिपि का विकसित रूप माना गया है, तो वो मानी गई है ब्राह्मी लिपि की। और देवनागरी लिपि जो एक प्रकार की ध्वन्यात्मक लिपि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देवनागरी लिपि का जो एक अन्य नाम जो है नंदी नागरी लिपि भी कहा जाता है, इसे नंदी नागरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागरी भी इसका अन्य नाम है, नंदी नागरी या नागरी जो है देवनागरी लिपि को ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस प्रकार की लिपि है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि देवनागरी किस प्रकार की लिपि है, तो ये एक ध्वन्यात्मक लिपि है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको सभी को पता है विद्यापति की जो पदावली रचना है, जिसके द्वारा विद्यापति को जो है प्रसिद्धि भी मिली है, काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। तो ये पदावली की भाषा जो रही है वो रही है मैथिली। मैथिली भाषा में विद्यापति की रचना पदावली लिखी गई है। और इनकी जो अन्य रचनाएं है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, वो अवहट भाषा में लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या नंबर 3। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या है? तो भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप जो है वो है राजभाषा। अनुच्छेद 343(1) में बताया गया है कि जो हमारी भारत में हिंदी का जो संवैधानिक स्वरूप है वो राजभाषा होगी और लिपि मानी गई है देवनागरी, ये आपको सभी को पता है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 5। एक मईन के दो बेटे रहीन, यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? मतलब कि यह किस भाषा में, किस बोली में लिखी गई पंक्ति है, ये आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है ये भोजपुरी से है, ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। इनको वन लाइनर के साथ मैं आपको करा रही हूँ। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो हिंदी का पहला नाटक जो है नहुष नाटक है। और किन्होंने माना? भारतेंदु जी हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरिधर दास जी का जो नाटक है नहुष, उनको हिंदी का प्रथम नाटक माना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो प्रश्न हमारा। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास की जो भाषा रही है वो सदुकड़ी रही है। और किन्होंने माना कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी? वो माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। और वही पंक्तियों से संबंधित, कथनों से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज में। और कबीरदास जी की जो भाषा है उसको पंचमैली खिचड़ी कहने वाले विद्वान रहे हैं श्याम सुंदर दास, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 8। कलम का जादूगर किसे कहा गया है? तो कलम का जादूगर जो है वो रामवरक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। और कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। और कलम का सिपाही जो रचना लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी के ऊपर, वो लिखी है अमृत राय ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। प्रगतिवाद को उपयोगितावाद का दूसरा नाम किसने माना? कौन आलोचक रहे हैं? वे रहे हैं नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी ने का ये कथन है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। उसके बाद बात करें आगे। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, ये आपको पता ही है। कौन कौन से? कई बार क्रम वाइज भी प्रश्न लगाने को दे दिए जाते हैं कि रामचरितमानस के इन कांडों को क्रम वाइज लगाइए। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, फिर आता है हमारा किष्किंधा कांड, फिर आएगा सुंदरकांड, उसके बाद लंका कांड और उत्तरकांड। लंका कांड का एक अन्य नाम जो है
युद्ध कांड भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हमारी 11। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है उसके रचयिता आप सभी को पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 12। गीत गोविंद किस भाषा की रचना है? तो संस्कृत भाषा की रचना है। गीत गोविंद संस्कृत के विद्वान रहे हैं, लेखक रहे हैं जयदेव जी, उन्होंने जो है गीत गोविंद की रचना की। उसके बाद बात करें आगे, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो आप सभी को पता है, सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि रहे हैं, 8वीं-9वीं शताब्दी के ये कवि माने जाते हैं। उसके बाद बात करें, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन रहे हैं? प्रथम गद्यकार पूछे हुए हैं तो लल्लू लाल जी आ जाएंगे। तो लल्लू लाल जी हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। और हिंदी खड़ी बोली में जो इनकी रचना है वो प्रथम गद्य रचना भी मानी गई है, उस रचना का नाम है प्रेम सागर। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रेम सागर किसकी रचना है, तो लल्लू लाल की। उसके बाद बात करें आगे, जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या नंबर 15। हिंदी में सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो हिंदी में जो सर्वप्रथम गीत लिखा था वो है विद्यापति। विद्यापति हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक माने जाते हैं, जिन्होंने पदावली की रचना की। बढ़ते हैं आगे, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा रहा है? हिंदी का जो सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र पूछा हुआ है, तो अगर हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूछ लिया जाए तो हो जाएगा उद्दंड मार्तंड। ये थोड़ी वही स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत हो गई, उद्दंत है ये, उद्दंत मार्तंड जो ये है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। उसके बाद अगर दैनिक समाचार पत्र पूछ लिया जाए तो दैनिक शब्द पर आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। तो दैनिक समाचार पत्र में आएगा हमारा सुधावर्षण, जो कि श्याम सुंदर सेन द्वारा संपादित, श्याम सुंदर सेन द्वारा संपादित कोलकाता से निकाला गया। और कब निकाला गया? वो निकाला गया 1854 में ही निकाला था। ये एक बार आप चेक कर लेना तो, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि श्याम सुंदर सेन का जो श्याम सुंदर सेन ने जो दैनिक समाचार पत्र जो है किस सन में और कहाँ से निकाला गया। कोलकाता से 1854 में निकाला गया, ये मैंने आपको बता दिया। फिर भी आप एक बार चेक करके कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है हमारा उद्दंड मार्तंड, जो कि 1929 ईस्वी में जुगल किशोर द्वारा कोलकाता से ही संपादित किया गया। उसके बाद बात करें अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन माने गए हैं? तो अतीत के चलचित्र जो रचना है वो है महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना रही है। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? तो शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन रहे हैं? तो हेमचंद्र। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं पुष्यदंत। उसके बाद बात, और कहीं कहीं आपको जो है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता शंभू भी देखने को मिलते हैं। तो कई पुस्तकों में शंभू का नाम है तो कईयों में पुष्यदंत। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंसर लगा सकते हो। मेरे हिसाब से तो इसका जो आंसर आएगा वो शंभू ही आएगा, क्योंकि सबसे पहले जो पुष्यदंत से पहले शंभू ने ही जो है कृष्ण काव्य की रचना की थी। सबसे पहले राम काव्य की भी रचना शंभू ने ही की थी, जिसका नाम था पौंचेरिव। और कृष्ण काव्य के जो प्रणेता भी शंभू ही माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 22। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। उपयुक्त पंक्ति की रचना, जो ये रचना है ये यशोधरा रचना से ली गई है। और किसकी है यशोधरा रचना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद बात करें आगे, अमिय हलाल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत जो की परत
जे ही चितवर एक बार, जो ये पंक्ति है, यह लाल रस भरे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिली है, कई परीक्षाओं में पूछी गई है। तो ये रसलीन की प्रमुख पंक्ति रही है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अपनी एक जो है अग्रणी भूमिका निभाई है। और उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 25, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों, दो सुखनों की रचना की, उसकी मुख्य भाषा क्या रही है? तो पहेलियों, मुकरियों की और दो सुखनों की जो उन्होंने रचना की थी, तो उसकी मुख्य भाषा जो है खड़ी बोली रही है। अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है? तो अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। एक प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राम काव्य की जो प्रमुख भाषा है वो क्या रही है? वो अवधी भाषा रही है, क्योंकि रामचरितमानस जो राम काव्य के आधार पर जो रामचरितमानस लिखा गया वो अवधी भाषा में ही लिखा गया। तो राम काव्य की जो भाषा रही है वो प्रमुख अवधी भाषा रही है। और सूरदास जी की जो कृष्ण काव्य की भाषा रही है वो ब्रज भाषा रही है। तो सूरदास जी ने ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 27, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन रहे हैं? तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन माने जाते हैं? सर्वश्रेष्ठ भक्त पूछ लिया जाए तो सूरदास जी 8 अष्टछाप के भक्त रहे हैं, जिसमें कि 4 विठलनाथ के शिष्य रहे शामिल है और 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य शामिल है। लेकिन जो अगर इन 8 में से सर्वश्रेष्ठ की भक्त की बात करें तो सूरदास आ जाएगा। अगर सर्वश्रेष्ठ की जगह आ जाएगा सर्वप्रथम भक्त कौन रही है? तो वो रही है कुम्भन दास। कुम्भन दास जी रही है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ में पूछा आ जाए तो सूरदास, सर्वप्रथम आ जाए तो कुम्भन दास, और अंतिम कनिष्ठ आ जाए तो नंददास। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, और ये भी पूछ लिया जाता है किस अष्टछाप के कवियों में जो है पिता पुत्र का संबंध रहा है? तो कुम्भन दास के पुत्र चतुर्भुज दास जी रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, आशु काव्य के रचयिता कौन है? तो आशु काव्य के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। झरना, आंसू, लहर का मायने जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। आंचलिक रचनाएं किसके से संबंधित होती है? तो एक क्षेत्र विशेष से संबंध होती है, वहाँ के अंचल विशेष से, क्षेत्र विशेष से संबंधित जो होती है वे उन्हें ही क्या कहते हैं? आंचलिक रचनाएं। और सबसे पहले जो आंचलिक रचना मानी गई है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मैलांचल को मानी गई है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की? त्रिवेणी में जो है किन 3 कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो वो है सूर, तुलसी और जयसी। इन 3 महाकवियों की जो है इन्होंने त्रिवेणी में समीक्षा प्रस्तुत की है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 32, आत्मजयी के रचयिता कौन माने जाते हैं? आत्मजयी जो रचना है कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो इस रचना के रचयिता कौन माने गए हैं आत्मजयी के? तो वे माने गए हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण आत्मजयी रचना के रचनाकार हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी, और आत्मजयी के रचनाकार है कुंवर नारायण जी। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? साँच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो ये इस पंक्ति के रचयिता रहे हैं कबीरदास जी। निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, प्रमुख कवि कबीरदास जी की जो ये पंक्ति है इम्पोर्टेंट पंक्ति रही है। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारा अगला जो प्रश्न है 35, साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे जी का पूरा नाम पूछा हुआ है, तो सचिनानंद हीरानंद
वात्सायन अज्ञे जो है अज्ञे जी का पूरा नाम रहा है। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन रहे हैं? सुहाग के नुपुर जो रचना है अमृतलाल नागर की प्रमुख रचना रही है सुहाग के नुपुर। बढ़ते हैं आगे। और अमृतलाल नागर के जो मानस का हंस एक रचना और है मानस का हंस, जिसमें उन्होंने तुलसी के जीवन के संबंध में वर्णन किया है, बताया है। तुलसी के जीवन का वृत्तांत उसमें रचना में बताया है। मानस का हंस, मानस का हंस। और एक और रचना है इनकी खंजन नयन, उसमें सूरदास के जीवन वृत्तांत बताया है। ये तीनों रचनाएं जो है अमृतलाल नागर जी की ही है। अमृतलाल नागर के कई बार रचनाएं पूछी जाती है परीक्षा में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। सूरदास के गुरु, सूरदास के जो गुरु है वो है वल्लभाचार्य जी। इन्होंने पुष्टि मार्ग भक्ति को अपनाया। इसी के आधार पर सूरदास जी की भी भक्ति रही है, वो साख्य भाव की रही है, और पुष्टि मार्ग भक्ति को इन्होंने भी अपनाया है। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो मात्र केवल एक कीर्ति लिखने से हिंदी साहित्य में जो अमर हो गया, रीतिकाल में वह कौन सा कवि रहे हैं? वे रहे हैं बिहारी। बिहारी ने जो है बिहारी सतसई जो रचना लिखी है, बिहारी सतसई रचना के आधार पर जो है ये प्रसिद्ध हो गए और हिंदी साहित्य में अमर हो गए। और इनकी जो रचना है ये किस कवियों की श्रेणी में शामिल है? रीतिकाल के अंतर्गत जब हमने कवियों की श्रेणियों को पढ़ा था, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध कवियों में शामिल है। बिहारी रीतिसिद्ध कवि प्रमुख कवि रहे हैं। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जो पंक्ति रही है ये इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद से संबंधित जो रचनाएं हैं जैसे स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, ये जो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, तो इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी पंक्तियाँ पूछ ली जाती है कि ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, या किस रचना से ली गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, लोग है लगी कवित बनावत मोहित तो मेरे कवित बनावत। जो ये पंक्ति है ये पंक्ति किस कवि द्वारा लिखी गई है? कि लोग तो कहते हैं कि कविताएं मैं बनाता हूँ लेकिन मेरी कविताएं ही मुझे बनाती है। तो इस प्रकार से जो ये पंक्ति लिखी हुई है ये घनानंद जी की है कि कविताओं द्वारा ही मैं बनाया गया हूँ, कि मुझे ही मेरी कविताओं ने ही बनाया है। तो ये जो पंक्ति है घनानंद जी की है। रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। रीतिमुक्त काव्य धारा में जो है रीतिकाल के अंतर्गत घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर 4 प्रसिद्ध कवि रहे हैं। एक और अन्य रहे हैं द्विज देव। वे उन्हें इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी इन चारों कवियों को मिली है। बढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 41। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। पंक्तियों से संबंधित भी काफ़ी सारे प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आजकल परीक्षाओं में पंक्ति और कथनों से संबंधित भी अधिक प्रश्न पूछे जाने लगे, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है, वापसी किस विधा की रचना है? तो वापसी जो है कहानी विधा की रचना है। उषा प्रियवंदा की रचना रही है यह कहानी वापसी। पढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या रही है? तो मैथिली जो है पदावली की भाषा रही है। वीर काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? वीर काल के नहीं, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? यानी कि आदिकाल का नाम जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि पूछा हुआ है तो किसे माना गया है? तो चंद बरदाई को माना गया है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। उसके बाद करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 45। लोकनायक किसको कहा जाता है? लोकनायक किसको कहा जाता है? तो तुलसीदास जी को लोकनायक की संज्ञा दी गई है।
उसके बाद स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो स्वरों की संख्या जो है 11 मानी जाती है। अगर इसके साथ ही अगर ये लिख दे, ये एक शब्द और लिख दे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कुल स्वरों की संख्या मानी गई है 13। कुल स्वर होते हैं हमारे 13, जिसमें कि 2 अयोग हुआ जो ए और अंग भी जोड़ दिया जाता है। ये 2 हमारे अयोग हुआ जो स्वर है, स्वरों में भी शामिल है ये, और जो व्यंजन में भी शामिल है। अगर इनको हटाकर स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो 11, अगर कुल स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो 13, क्योंकि उनमें 2 अयोग हुआ भी जोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद बात करें हिंदी मानक वर्ण माला में कुल कितने वर्ण हैं, तो हिंदी मानक वर्ण माला में कुल 52 वर्ण हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन की संख्या कितनी होती है, तो 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल और व। ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हमारी 49 हम देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, आप सभी को पता है 2 भागों में विभक्त किया जाता है, स्वर और व्यंजन। उसके बाद देख लेते हैं अगला, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन कौन से होते हैं, तो मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद पूछे गए हैं, तो हर्ष और दीर्घ। उसके बाद बात करें श वर्ण किसके योग से बना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जो ये संयुक्त वर्ण होते हैं ये किस किस के योग से बने हुए होते हैं, ये पूछा जाता है। तो इनमें श वर्ण जो है क और श से बना हुआ होता है। इन 2 वर्णों से मिलकर श बना हुआ होता है। ये जो श आएगा, ये वाला श, ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, ये हलंत नहीं है इसके नीचे, कहीं आप ये समझो, क्योंकि क नीचे हलंत लग जाएगा, आधा क प्लस श पूरा। अगर हलंत भी आप लगाना चाहोगे तो बाद में हमें ए जोड़ना पड़ेगा। इन वर्णों से मिल कर के ये श व्यंजन बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। सूरदास का काव्य किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में, मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई, तो 1910 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना की गई। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी रही, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या जो है 22 भाषाएं रही। सबसे पहले 14 थी, फिर एक भाषा जोड़ी सिंधी, फिर 3 भाषाओं को और जोड़ा गया अगले संशोधन में। उसके बाद जो है अगले संशोधन में 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। इस प्रकार से 22 भाषाओं को शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। पढ़ते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है 57। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई, तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा वो काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध रही। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा गया, तो भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा गया। उसके बाद अगला देख लेते हैं द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो भाग्यवती, जो कि सरदार राम फुलहरी द्वारा रचित हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना गया है। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61। 1950 में पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में मानी जाती है। 1950 से पहले जो हिंदी कविता रही वो किस रूप में मानी गई, वो मानी गई प्रयोगवादी कविता। और प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक रहे वे अज्ञे जी रहे। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन सा रहा है, तो सूरदास जी, अभी हमने पढ़ा था। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन रहे, कबीरदास जी। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो स्वर्ण काल कहा गया है भक्ति काल को। जॉर्ज ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास जी ने
जो भक्ति काल को स्वर्ण काल और स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है? तो स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जा गया है, जो कि अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं। आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 1900 ईस्वी से अब तक जो है आधुनिक काल का समय रहा, और रीति काल का इससे पहले 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक रीति काल का समय माना गया है, और 1900 से अब तक के जो है आधुनिक काल का समय माना गया है। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी रही है? तो कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ जो है रचना रही है। कामायनी महाकाव्य माना गया, जिसमें जो है कितने सर्ग है? 15 सर्ग माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। राम नाम का जो प्रवृत्ति जो इन्होंने अपनी रचनाओं में की है, कबीर ने जो राम नाम जो शब्द लिया है वो रामानंद जी से ही ग्रहण किया है। तो कबीर दास जी जो रामानंद के उन 12 शिष्यों में शामिल थे। और रामानंद के कितने शिष्य थे ये भी पूछ लिया जाता है। तो 12 शिष्य थे। कबीर, धन्ना, पीपा, सुरसुरी, कई शिष्य ये रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य रहा है पद्मावत। उसके बाद और किस कवि द्वारा लिखा गया पद्मावत? जो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा, सूफी काव्य कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, वो अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, चंपू किसे कहा जाता है? तो गद्य व पद्य की मिश्रित रचनाएं जो होती है वो हमारी चंपू कही जाती है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद का जो उर्वशी काव्य है वो एक चंपू काव्य है। पढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71, कलाधर नाम से कविता कौन से कवि लिखते हैं? तो कलाधर नाम से किन्होंने लिखी है कविताएं? वो लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो पृथ्वी सिंह का उपनाम है रसनिधि। आपको ध्यान रखना है रसनिधि किस, क्योंकि कई बार जो है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रसनिधि का उपनाम क्या है, या रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो पृथ्वी सिंह का जो उपनाम है वो रसनिधि है। और एक रसलीन का भी पूछ लिया जाता है कई बार। पढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 73, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए? तो मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास रहा है। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन माना गया है? तो सर्वाधिक नाटककार पूछा हुआ है, तो सर्वाधिक नाटककार हिंदी के जयशंकर प्रसाद जी माने गए हैं। उसके बाद बात करें अगला जो प्रश्न है हमारा, वो है तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? तो तुलसीकृत रामचरितमानस में जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटककार पूछा हुआ है भैया, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो देख लेते हैं। क्योंकि सर्वाधिक नाटककार ये क्या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है इससे, तो सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटककार पूछा हुआ है, तो जयशंकर प्रसाद जी सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं। बढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो रामचरितमानस में जो है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया। अभी हमने पढ़ा था कि अवधी भाषा का जो रामचरितमानस में कौन सा जो महाकाव्य है वो अवधी भाषा में लिखा गया। तो पद्मावत भी अवधी भाषा में लिखा गया और रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, एकांकी के जन्मदाता कौन माने गए हैं? तो एकांकी के जन्मदाता कौन माने गए हैं? एक सेकंड भाई, यहाँ हमारा प्रश्न हो गया, ये आंसर हो गया गलत, क्योंकि एकांकी के जन्मदाता है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा
राम कुमार वर्मा एक प्रथम एकांकीकार माने गए हैं। तो और अगर प्रथम एकांक की बात करें तो राम कुमार वर्मा की एकांकी नहीं मानी जाती। प्रथम एकांकी मानी जाती है जयशंकर प्रसाद की एक घूंट। जयशंकर प्रसाद की एक घूंट जो एकांकी है उसे प्रथम एकांकी माना गया है। और प्रथम एकांकीकार जो है यानी कि एकांकीकार के जन्मदाता राम कुमार वर्मा को माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये धर्मवीर भारती कट जाएगा। धर्मवीर भारती प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं जिन्होंने सूरज का 7वां घोड़ा लिखा है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 77, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की है। तो मीराबाई ने जो है माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना की है। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस रहा है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा लिखने वाले हिंदी में रहे हैं जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने जो है सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो माना गया है। हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है, वो है उद्यंत मार्तंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी मानी गई है, इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित रचना है। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं। तो वो है विशेष क्षेत्र से। उसके बाद पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आदिकाल की। हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना लिखी है, वो लिखी है रक्त चंदन की रचना। नाटककारों द्वारा अमान्य रस कौन सा माना गया है, तो विभिन्न रस को नाटककारों द्वारा अमान्य रस की माना गया है। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है, तो अलंकार शास्त्र काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम रहा है। रीति संप्रदाय के संस्थापक वामन जी रहे हैं। और हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य केशवदास को माना गया है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ, वो हुआ भारतेंदु युग से। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक रहे हैं श्याम सुंदर दास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन कहा है अरस्तु ने, जो कि पाश्चात्य विद्वान रहे हैं। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 95 भाषा किसे कहते हैं। मनुष्य अपनी मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई। उसके बाद जब हम देखें प्रश्न संख्या हमारा 97 भाषा को मोटे रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो भाषा को मोटे रूप से 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, लिखित और मौखिक। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है 98 हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है, तो देवनागरी लिपि से, जो कि एक ध्वन्यात्मक लिपि है और पूरी तरह से एक वैज्ञानिक लिपि भी मानी गई है। और सूरदास के काव्य किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो संविधान की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, यह कहा गया 343 1 में। 343 1 में जो है संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है। उसके बाद हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो सिंधु से हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है, तो खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप रहा है। जिस ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो वे वर्ण होते हैं। आपको पता है साहित्य शब्द किस शब्द से बना है, तो साहित्य से बना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन परिया की स्थापना 1910 में हुई। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या
जो है 22 रही, ये हम पहले कर चुके हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक परिचित है? तो काव्य भाषा के रूप से। कुछ प्रश्न हमारे रिपीट भी हो गए हैं भाई, और लगभग 100 प्रश्नों के लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज की क्लास में। इसी तरह संपूर्ण हिंदी की रिवीजन के साथ नेक्स्ट क्लास में हम संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और हिंदी साहित्य से संबंधित हर रोज़ हमारी जो क्लासेस है इस चैनल पर हम करते रहेंगे, और साथ साथ अपने जो भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए जो आपको काफ़ी मदद देगी उन